हाँ भाई। नमस्ते। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? पहला चैप्टर पूरा हो गया था। आज हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। आवेश से स्थिर वैद्युति की हमने पढ़ लिया ना पूरा अब तो। अब हम पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना भाई। आवेश से स्थिर वैद्युति के बारे में हमने सारा देख लिया। आवेश देख लिया, कूलाम के नियम देख लिए, गॉस के नियम देख लिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ ली। उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया और एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। तो पहला चैप्टर कंप्लीट है। वो तो इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ना। ऐसा तो विभव प्रवणता भी आएगी अभी, सम विभव पृष्ठ भी आएगा, सब आएगा। तो अभी हम प्रारंभिक विद्युत पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है भाई? सबसे पहले इसमें हम अध्ययन करते हैं ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ किसे कहते हैं? फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बल। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? बताइए भाई, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण धारा का प्रवाह हो। यदि आप इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा। और इलेक्ट्रॉन यदि एक जगह से दूसरे जगह तक घूमेगा तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी भाई? गति होगी। तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो जिसके कारण धारा का भी क्या होगा? प्रवाह होगा। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण धारा का प्रवाह हो, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण धारा का प्रवाह हो, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। इसका मात्र क्या होता है भाई? वोल्ट ही होता है। और अब देखो कि हमारे पास विद्युत वाहक बल है, एक होता है विभवांतर। कोई भी स्रोत होगा, सोर्स होगा, जहां से हमारे पास वोल्टेज जनरेट होके आया, स्रोत से हमारे पास सदैव क्या होता है? ईएमएफ। आप क्या कहते हैं? सेल का ईएमएफ क्या है, बैटरी का ईएमएफ क्या है, जनरेटर का ईएमएफ क्या है, इनका ईएमएफ लिया जाता है। जबकि आप पंखा जो चल रहा है वोल्टेज पे चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं? लोड है। लोड है जो हमारे पास, वो क्या चलता है? विभवांतर पर, टर्मिनल वोल्टेज होता है। लोड पर क्या चलता है? टर्मिनल वोल्टेज। स्रोत का सदैव क्या होता है? ईएमएफ। जैसे मान लो किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाऊंगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? ईएमएफ। यानी कि जो स्रोत है, जहां उत्पन्न होने का गुण होगा, वहीं क्या होगा? ईएमएफ। और लोड में हमारे पास क्या होगा भाई? विभवांतर। लोड में क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर कह दो, यहां आप क्या कह देंगे? टर्मिनल वोल्टेज। विभवांतर यहां टर्मिनल वोल्टेज लिखो।
स्रोत ईएमएफ लोड हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? विभवांतर। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण धारा का प्रवाह हो क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। मात्रक क्या होगा भाई इसका? वोल्ट। लिख लिया। अब हमारे पास एक शब्द आता है विभव, यानी पोटेंशियल। अब आप बताइए विभव किसे कहते हैं? विभव यानी पोटेंशियल। अब बताओ विभव किसे कहते हैं? विभव किसे कहते हैं? तो इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से वैद्युतिक क्षेत्र में ला रहे हैं, तो लाने में जो कार्य संपन्न हो रहा है उस कार्य को हम क्या कहते हैं? विभव। इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से वैद्युतिक क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य आप क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से वैद्युतिक क्षेत्र में लाने में जो कार्य संपन्न हो रहा है उस कार्य को आप क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विभव बराबर क्या हो गया? कार्य बटा आवेश। विभव बराबर कार्य बटा आवेश हुआ तो आप इसको क्या लिखेंगे? V बराबर W बटा Q। ठीक है, इसका हमारे पास मात्रक क्या होगा भाई? W का मात्रक क्या होता है भाई? जूल। और आवेश का क्या होगा? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम हो गया, या आप इसे क्या कह सकते हैं? वोल्ट। जूल प्रति कूलाम का दूसरा नाम क्या होता है? वोल्ट। तो पूछे विभव की इकाई क्या है? तो वोल्ट। यदि वोल्ट ऑप्शन नहीं आए तो जूल प्रति कूलाम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हो तो लाने में कार्य तो संपन्न हो रहा है, जो कार्य संपन्न हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? विभव। तो विभव बराबर कार्य बटा आवेश, मात्रा क्या हो गए? जूल प्रति कूलाम, यहाँ क्या कह दोगे? वोल्ट कह लो। ठीक है, समझ में आ गया विभव क्या होता है? हैं? विभव के बाद में हमारे पास रहे विभवांतर।
वो यही है, एकांक धनावेश है, इकाई आवेश का मतलब एक कूलाम आवेश। तो बस एक बिंदु से दूसरे बिंदु नहीं कहते हैं उसे, अनंत क्षेत्र से वैद्युतिक क्षेत्र कहते हैं। अनंत क्षेत्र से हम कौन से लाए? वैद्युतिक क्षेत्र। जो कार्य हुआ उस कार्य को हमने क्या कहा? विभव। V बराबर W बटा Q। ये कह रहा है, जो डेफिनेशन क्यों बनी है कि यदि मान लो इसमें Q का मान 1 है तो बता V किसके बराबर है? कि W के बराबर। यदि Q का मान 1 है तो V किसके बराबर? W के बराबर। तो इकाई आवेश यानी Q बराबर क्या है? 1। तो अनंत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र लाने में क्या गया? कार्य क्या कहलाएगा? विभव। तो कार्य विभव हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ जूल प्रति कूलाम, यहां क्या कहोगे? वोल्ट। तीसरी हमारे पास जो अगली टर्म है वो है विभवांतर। अगली टर्म हमारे पास क्या है भाई? विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर। विभवांतर किससे कहते हैं? विभवांतर हम कहते हैं दो विभव के बीच का अंतर। दो विभव के बीच का अंतर हमारे पास क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे दो विभव के बीच का अंतर हमारे पास विभवांतर होगा। कैसे समझ लेते हैं। एक बिंदु है ये A, दूसरा बिंदु है B। A और B बिंदु है, इसके बीच में जो भी प्रतिरोध होगा तो उसको क्या कह दिया भाई? R। यहां का वोल्टेज क्या होगा? VA। यहां का वोल्टेज क्या होगा? VB। अब हमारे पास धारा किधर से किधर जाएगी? तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, VAB यदि मैंने लिखा है, VAB का मतलब A और B के बीच के विभव का अंतर, और VAB का मतलब ये हुआ VA माइनस VB। क्या हो जाएगा भाई? VA माइनस VB। ठीक है। अब धारा किधर से किधर जाएगी? धारा यदि A से B जा रही है, इसका मतलब ये वोल्टेज क्या है? ज्यादा, और ये वोल्टेज क्या है? कम। धारा का प्रवाह सदैव क्या होता है? उच्च विभव से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। ठीक है। धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह सदैव क्या होगा भाई? धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्या होगा? उच्च विभव से निम्न विभव। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना कि यदि मान लो मैंने ये दे दिया, यहां पर A बिंदु है, यहां लिख दिया 10 वोल्ट, यहां पर B बिंदु है, यहां लिख दिया 4 वोल्ट। तो बताइए धारा किधर से किधर जाएगी भाई? तो आप कहेंगे धारा A से B, और VAB हमारे पास क्या होगा भाई? तो VAB बराबर VA माइनस VB, और VA का मान कितना है? 10 माइनस VB का मान कितना? 4 बराबर कितना वोल्ट है? 6। यदि इसी प्रकार में एक अगला सवाल और ले लेता हूं, जिसमें ये हमारे पास है 6 वोल्ट, ये है हमारे पास में माइनस का 4 वोल्ट, माइनस का 8 वोल्ट कर देता हूं, माइनस का 8 वोल्ट। ठीक है। अब ये A है, ये B है, धारा A से B जा रही है, B से A जा रही है? A से B। 6 और माइनस 8 में बड़ा कौन है? 6। माइनस 8 वोल्ट क्या आ गए? छोटा। माइनस में जैसे जैसे राशि जाती है क्या होती है? छोटी होती है।
तो आप इसका कहोगे तो वी ए बी का मान क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। वी ए है 6 माइनस वी बी कितना हो गया माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बराबर वोल्टेज कितना हो गया 14, बराबर वोल्टेज कितना हो गया 14। तो वी ए बी का मान कितना वोल्ट आया 14 वोल्ट है, एक प्लस का 6 दूसरा माइनस का 8। लेकिन एक और सवाल हम देते हैं आपको कि ये रहा ए और ये रहा बी, और इधर वोल्ट है हमारे पास 10 और इधर भी वोल्ट कितना है 10। बताओ हमारे पास वी ए बी का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 10 माइनस 10 बराबर 0। धारा का प्रवाह भी क्या होगा 0, क्योंकि धारा का प्रवाह हो गया नहीं, धारा सदैव उच्च से निम्न जाती है। जब दोनों बराबर है तो धारा जाएगी क्या, नहीं। तो आप कहेंगे धारा प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है, विभवांतर। बिना विभव का अंतर हुए धारा प्रवाह करेगी क्या, नहीं। दोनों तरफ वोल्टेज बराबर है तो धारा किधर जाएगी, किधर भी नहीं जाएगी। तो धारा प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है, विभवांतर। तो एक लिख लेंगे लाइन, धारा प्रवाह के लिए विभवांतर आवश्यक है। धारा प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है भाई, विभवांतर। समझ में आ गया। ये सबसे आसान वाला है, ये समझने है तो और तकलीफ है। क्यों भाई, तो सर मेरा डाउट है, क्या डाउट है भाई इसका। अच्छा अभी डाला नहीं, डाउट अब डालना बाकी है। विभवांतर क्या होता है, दो विभव के बीच का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। तो हमारे पास ए से बी के बीच है तो वी ए माइनस क्या हो गया भाई वी बी, और ये हमारे पास हो गया धारा का प्रवाह सदैव क्या होगा उच्च से निम्न। और यदि दोनों वोल्टेज बराबर है तो
धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा प्रवाह के लिए क्या आवश्यक होता है? विभवांतर होना आवश्यक है। अब ये तीन चीजें आ गई, एक विद्युत वाहक बल आया, एक विभव आया, एक विभवांतर आया। तीनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब इसमें हमारे पास ये वोल्ट को मापा किससे जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्ट को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा। और जो ये विद्युत सप्लाई प्रदान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विभव स्रोत। तो विभव स्रोत और वोल्ट मीटर, इनके बीच में थोड़ा सा अंतर को समझते हैं। ध्यान से समझना, आप लॉजिकली चीजों को, थोड़ा आसान रहेगा। सबसे पहली बात है कि हमारे पास विभव स्रोत क्या है? विभव स्रोत को इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज सोर्स। विभव स्रोत को क्या कहते हैं? वोल्टेज सोर्स। ठीक है भाई। वोल्टेज सोर्स का मतलब, वोल्टेज सोर्स का मतलब यह हुआ कि यह जो लगातार परिपथ को विद्युत सप्लाई क्या करते हैं? प्रदान। वोल्टेज सोर्स क्या कार्य करेगा? परिपथ को विद्युत सप्लाई प्रदान करेगा। जैसे मैंने बैटरी लगाई है, यह विभव स्रोत है, तो इसका कार्य क्या है? जैसे बल्ब लगाया, ट्यूबलाइट लगाया, उसको सप्लाई तो देगा। तो स्रोत का कार्य क्या होता है? लोड को सप्लाई प्रदान करना। तो यह परिपथियां लोड को लोड को सप्लाई प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है भाई? परिपथियां लोड को क्या प्रदान करता है? सप्लाई। ये हमारे पास कौन सा हो गया भाई? विभव स्रोत। ठीक है। ये परिपथियां लोड को क्या प्रदान करता है? तो परिपथियां लोड को सप्लाई प्रदान करता है। ये भी बात ठीक हो गई। अगला मामला, अब हमारे पास एक्चुअल में है क्या कि आपने प्लस माइनस वी एस लगाया, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और इस वोल्टेज सोर्स के बीच में एक आंतरिक प्रतिरोध भी तो होता है, इसे स्रोत प्रतिरोध कह दिया। ये हमारे पास इधर क्या होगा भाई? लोड। ये हमारे पास है लोड। ये हमारे पास है लोड और हमारा कार्य क्या है भाई? लोड को सप्लाई प्रदान करना। यानी कि यहां से जो धारा आएगी वो धारा किसके लिए आ रही है? लोड के लिए आ रही है। और मैं तो यही चाहता हूं कि लोड में धारा क्या जाए? ज्यादा। आप यही चाहते हैं ना? आप सप्लाई बैटरी लगाई क्यों है? कि भाई बल्ब को धारा दें, पंखे को धारा दें। तो आप यही चाहते हैं कि बैटरी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई प्रदान करें और वो पूरी सप्लाई किसको जानी चाहिए? लोड को। इधर उधर वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आप यही चाहते हैं। जैसे यदि मान लो आपके ट्यूबवेल है या कुआं है, वहां से जो पानी निकल रहा है, तो आप यही चाहते हैं ना, ये जो पानी है जो सीधा आपके खेत में ही जाए, बीच में इधर उधर रास्तों पर नहीं गिरे या बीच में किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा सप्लाई किसको देनी चाहिए? लोड को। तो हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई लोड को देना चाहते हैं। जब लोड को सप्लाई दे रहे हैं तो ये हमारे पास प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। स्रोत प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कहते किसे हैं? कि हमारे नहीं चाहते हुए भी हर एक सिस्टम के अंतर्गत थोड़ा या ज्यादा प्रतिरोध का गुण तो होता ही होता है। आप सिंपल ऐसे समझो, जैसे आप सुबह उठे, फिर आपने कहा 5 मिनट सो जाते हैं। ये जो अंदर से जो 5 मिनट सोने के लिए आपको कन्वेंस किया है, वो आंतरिक प्रतिरोध है जो आपको चलने दे नहीं रहा है। तो हर एक सिस्टम का आंतरिक प्रतिरोध होता है। आदर्श अवस्था में तो कोई चीज होती नहीं है। किसी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ज्यादा, किसी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? कम।
हम हमेशा सिस्टम का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा चाहते हैं, कम चाहते हैं? कम। आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा क्यों चाहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा चाहोगे तो आओगे ही नहीं इधर। क्या चलो आज तो छुट्टी मार ही लेते हैं। आंतरिक प्रतिरोध हम कम से कम चाहते हैं, तो हम चाहेंगे आंतरिक प्रतिरोध सब कम चाहेंगे, तभी तो लोड को क्या देंगे? सप्लाई। तो अब आप कहेंगे स्रोत प्रतिरोध के दो इसको नाम। ये सवाल आपके परीक्षा में काफी बार रहता है, और ये पूरी कहानी इसलिए समझा रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो वहां पर। तो स्रोत प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? निम्न, कम। कम होना चाहिए, कम का मतलब है निम्न मान। स्रोत प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे निम्न मान होना चाहिए। स्रोत प्रतिरोध को आप क्या कहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध। और यदि मान लो ये आदर्श अवस्था में आ जाए, आदर्श अवस्था में पूछेगा आइडियल कंडीशन है, तो आइडियल कंडीशन है तो स्रोत प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 0। आइडियल कंडीशन का मतलब मैं कहूंगा इधर बाधा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सारी सारी सप्लाई किसको जाए? लोड को। जितनी हमने सप्लाई निकाली वो सारी सप्लाई किसको जानी चाहिए? लोड को। और हम चाहते हैं आंतरिक बाधा कम से कम हो। ये कंडीशन कौन सी होती है? आइडियल। और हम जानते हैं आइडियल तो कोई चीज होती नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो बाधा आएगी। एक बैटरी लेते हैं, बैटरी का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, तार में धारा प्रवाहित होगी तो कुछ प्रतिरोध तार का भी होता है, इसलिए सप्लाई लोड तक जाते जाते थोड़ी क्या हो जाती है? कम। हम ज्यादा सप्लाई लोड को भेजना चाहते हैं, तभी तो तांबे का तार काम में लिया, नहीं तो हम लोहे का तार ही काम ले लेते। लोहा भी तो मजबूत ही था, तांबा तो महंगा, लोहा सस्ता था, हमने क्यों नहीं काम में लिया? क्योंकि उसमें बाधा क्या है? ज्यादा। लोहे वाले में, तांबे में बाधा क्या है? कम। बाधा तो चांदी में और कम है, लेकिन चांदी महंगी है, पोसाएगी नहीं, हाँ कॉस्टली होती है। ये लिखो, इसलिए हम कहते हाँ सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है? चांदी की। अब इनमें से आईटीआई के कुछ हमारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर ऐसा नहीं है, सोने की है। वो कहेंगे हमने पढ़ा है। तो मैं आपको कहता हूं आपने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा है, ठीक है। फिर आपका सवाल रहेगा हमने किताब में पढ़ा है, तो हमने आपको कहते हैं उस किताब में गलत लिखा हुआ था। क्योंकि वो किताब चलती है ना एक एनके, उस एनके में लिखा हुआ है कि सोने की सबसे ज्यादा चालकता है, और ऊपर से लिखा 99.99% है या 99.9% ऐसा और लिखा हुआ है, तो वो गलत लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। उसमें मैं तो क्या कर सकता हूं, लेकिन बता सकता हूं सर्वाधिक चालकता किसकी आएगी? तो आप कहेंगे चांदी की। सोना गलत है, सोने की होती नहीं है, एनके में लिखा हुआ है। चालक तो होता ही है, कन्फर्म, पक्का, 100% है। सोने की चालकता तांबे से कम होती है, एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। सोने की चालकता तांबे से कम होती है, एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। लिख लिया भाई? चांदी की जिसकी चालकता ज्यादा होगी, ऑटोमेटिक बात है प्रतिरोधकता तो कम होगी ना, बाधा कम होगी तभी तो चालकता ज्यादा होगी है? जल की क्या? H2O की चालकता? H2O के बारे में मैं आपको बता दूं कि शुद्ध जल है वो तो है कुचालक, जैसे जैसे उसमें अशुद्धि मिलोगे तो चालकता आ जाएगी। किसके कारण आई? अशुद्धि के कारण। शुद्ध जल यानी अशुद्ध जल तो क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। आप चाहें तो एक तार इधर डालें बाल्टी में, एक इधर डालें,
और दोनों आपस में टच नहीं कर रहा है और एक सप्लाई दें और आप देखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, स्विच ऑन किया हुआ है, लेकिन दोनों पानी के अंदर तार तो है, दोनों टच नहीं कर रहे। अब आप धीरे धीरे उसमें नमक डालो तो धीरे धीरे बल्ब जलने लग जाएगा। इसका मतलब आपने जैसे ही नमक डाला पानी में चालकता हुई, दोनों तार पानी में डाला हुआ थे तो दोनों अपने आप को क्या महसूस करेंगे, जुड़े हुए महसूस करेंगे, तो धारा का क्या हो जाएगा, प्रवाह, तो चालकता आ जाएगी। ये तो सिंपल हो गया। ये शुद्ध जल क्या होता है, कुचालक। जैसे जैसे जल में अशुद्धि मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, चालक। चलो अगला हमारे पास है वोल्ट मीटर। अच्छा, मैं वोल्ट मीटर के बारे में यहाँ केवल सामान्य जानकारी देने के हिसाब से है। वोल्ट मीटर पूरा तो विद्युत मापक यंत्र में पढ़ते हैं, यहाँ हल्की सी जानकारी देता हूँ वोल्ट मीटर होता क्या है, क्या कार्य करता है, कैसे लगाते हैं, छोटा मोटा चीज देखते हैं ना, बेसिक भाषा समझ में आनी चाहिए। वोल्ट मीटर है, ये क्या करेगा भाई, विभव का मापन, विभव का मापन करना किसके द्वारा होता है, वोल्ट मीटर द्वारा। इसको कैसे जोड़ा जाता है भाई, इसको लोड या परिपथ के कौन से क्रम में जोड़ेंगे भाई, परिपथ के समांतर क्रम में। इसकी माप सीमा कितनी है, 0 से 110 वोल्ट। अब देखो यहां तक रुको एक मिनट। अब मामला यह है कि 110 वोल्ट तक मापना है वोल्ट मीटर का, कोई बात नहीं, माप लेंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मैंने इसको कहा तुझे 400 वोल्ट मापना है, ये तो कहेगा रेंज ही नहीं है। रेंज कितनी है, 110 की। हमने कहा भाई रेंज का तो कुछ करना पड़ेगा, रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा सा ध्यान देखते। पहले मैं एक परिपथ बनाता हूं। जैसे मान लो कि यहां से सप्लाई आ रही है और ये कोई आंतरिक प्रतिरोध होगा, ये हमारे पास लोड का प्रतिरोध है। कौन सा प्रतिरोध है भाई, लोड का, ठीक है। और आपको वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मापेगा ना, तो आपने वोल्ट मीटर को ऐसे लगा दिया, तो लोड के कौन से क्रम में लगाए आपने, समांतर। अब ये माप कितना सकता है, 110 वोल्ट तक। मैं कहूंगा भाई तुझे है ना 200 वोल्ट मापना है। अब बताओ ये माप पाएगा क्या, नहीं। तो इसकी माप सीमा बढ़ानी पड़ेगी। तो माप सीमा बढ़ाने के लिए क्या करें भाई, माप सीमा बढ़ाने के लिए एक वोल्ट मीटर है, इसके प्रतिरोध को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूं या समांतर क्रम में जोड़ूं। आपके पास दो ऑप्शन है ना। पहला देखो, मैं याद रखना, देखो आप वहां जाके आगे कंफ्यूज हो जाएंगे, मीटर वोल्ट मीटर करने, इसलिए ध्यान से देखना। श्रेणी में जोड़ोगे कि समांतर में जोड़ोगे, श्रेणी में। क्या है डिफरेंस किसमें, श्रेणी क्रम होता है क्या, समांतर होता है क्या है, ये पूछना चाह रहे हो। समांतर हमने ये जोड़ा है, तो देखो कि ये इसके साथ में वोल्ट मीटर है जो लोड के साथ कौन सा क्रम में जोड़ा है, समांतर। एक टर्मिनल यहां जोड़ा, एक टर्मिनल यहां जोड़ा। अब यहां से धारा आती है तो इसके पास दो रास्ते है कि नहीं है, तो ये दो रास्ते से आके वापस मिलेगा तो कौन सा रास्ता कहलाएगा, समांतर। श्रेणी किसे कहते हैं, एक ही रास्ते पर एक के बाद में दूसरा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये प्रतिरोध है, दूसरा ये प्रतिरोध है। अब देखो कि यहां जाओगे तो पहले ये आएगी बाधा, फिर आएगी दूसरी वाली बाधा। अब ये एक के बाद दूसरा आया कि नहीं आया, तो एक के बाद दूसरा है तो आपको क्या कहोगे, श्रेणी क्रम, एक के बाद एक आ गया। और दूसरा हमारे पास क्या हुआ, समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब यह हुआ, देखो यहां तो इधर से जाओगे तो धारा पहुंच गई, यहां इधर से जाओगे तो धारा पहुंच गई। एक रास्ते में तो एक ही बात आई, दूसरी बाधा तो दूसरे रास्ते में आई।
अब दोनों रास्ते, दोनों बात है, एक के बाद दूसरी थोड़ी है ये एक अलग रास्ते सही, एक अलग रास्ते सही। इसका मतलब दोनों कौन से क्रम है? समांतर क्रम। सिंपल भाषा में समांतर क्रम की डेफिनेशन ये है कि जब का प्रारंभिक बिंदु एक साथ ही हो, अंतिम बिंदु भी क्या हो? एक साथ, उसे कौन सा क्रम कहते हैं? समांतर। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम में पहले का अंतिम बिंदु, दूसरे का कौन सा बिंदु हो गया? प्रारंभिक। पहले का तो अंतिम बिंदु ये है और यही दूसरे का क्या हो गया? प्रारंभिक। तो ये हमारे पास कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। समांतर क्रम है हम जो तो एक काम ये करते हैं तो दूसरा एक साइड में ऑटोमेटिक हो जाएगा, या कुछ और हो गया, वो आप कहेंगे पैरेलली हो गया। जैसे आप कहेंगे ट्रेन के दो पहिए हैं, वो आपस में कौन सा क्रम है? समांतर। इसका मतलब दोनों क्या है? अलग अलग रास्ता है। एक सड़क पर एक गांव आया, उसके बाद दूसरा गांव आया, उसके बाद तीसरा गांव आया, तो वो आप कहोगे एक श्रृंखला में है। वो क्या कहलाएगा? एक श्रृंखला में। तो ये कहलाएगा श्रेणी। तो श्रेणी और समांतर तो समझ गए। अब बात है कि यहां प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ूं कि समांतर क्रम में जोड़ूं? श्रेणी क्रम में। यदि मैं एक बार पहले जोड़ के दिखाता हूं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहेगा क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि समांतर में वोल्टेज क्या होता है? एक समान। जब वोल्ट मीटर 110 माप रहा तो यहां पर भी तो 110 ही आएगा, क्योंकि समांतर में वोल्टेज क्या होता है? एक समान। तो समांतर क्रम में जोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम। अब देखें एक और बात इंपॉर्टेंट, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये निम्न मान की जोड़ूं उच्च मान की? अब मैं आपको कायदे से बताऊं, आप देखना ध्यान से। मान लो यहां वोल्ट मीटर के पास 1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। कितना वोल्ट का? 1। और यहां हो गया 9 वोल्ट का, तो टोटल कितना हो गया भाई? 10। हम कहेंगे भाई वोल्टेज आया कितना था? 10। हमने वहां पर जो वोल्ट मीटर की स्केल है ना, उसमें एक ही जगह क्या लिख दिया? सीधा 10। जब ये 2 वोल्ट मापेगा वोल्ट मीटर, तो ड्रॉप कितना हो गया? 18। एक्चुअल में वोल्टेज कितना हो गया? 20। जब ये 100 वोल्ट मापेगा, जब ये हमारे पास क्या मापेगा? 100 वोल्ट, तो ये हमारे पास 9 गुना मापेगा तो कितना मापेगा? 900 वोल्ट। टोटल वोल्ट कितना हो गया? 1000। बताओ 110 से ज्यादा माप रहा है कि नहीं माप रहा है? जबकि वोल्ट मीटर तो नहीं माप रहा ना। वोल्ट मीटर कितना माप रहा है? 110 तक ही। और अब आपने प्रतिरोध की सहायता से माप सीमा बढ़ाकर 10 से क्या हो गई? 1000 हो गई। तो इसलिए प्रतिरोध की सहायता से क्या बढ़ाई जाती है? माप सीमा। आपने कहा यहां वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होना चाहिए। यदि ये वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा तो प्रतिरोध का मान भी क्या है? ज्यादा। तो आप कहेंगे इसमें श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़कर माप सीमा बढ़ाई जाती है। श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़कर माप सीमा बढ़ाई जाती है। ठीक है। और जो उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा, इसे हम क्या कहते हैं? गुणांक, मल्टीप्लायर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? गुणांक। तो बताइए वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? विभव का मापन करना। लोड के साथ कौन से क्रम में जोड़ोगे? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है? 110 वोल्ट तक। माप सीमा बढ़ाने के लिए क्या करोगे कि श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे। बस लिख लो, श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे। अब आपका किसी का डाउट है तो डाउट पूछ लो। है क्या? किधर किधर? गुणांक क्या है? गुणांक आर एम आर तो रेजिस्टेंस हो गया। एम का मतलब होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हिंदी में क्या कहते हैं? गुणांक। तो पूछा जाता है कि हमारे पास वोल्ट मीटर के साथ जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? गुणांक।
आसान सवाल है। और अमीटर के साथ जोड़ेंगे तो हम कहेंगे संट प्रतिरोध। हैं? लिख लिया अभी। तो विभव स्रोत में वोल्ट मीटर में अंतर पता चल गया। अभी एक लेटेस्ट परीक्षा में सवाल आया था, एक आदर्श वोल्ट मीटर का गुणांक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपके कौन सा है? उच्च मान का। उच्च मान वाला आदर्श कंडीशन में जाएगा तो क्या बनेगा? अनंत। आदर्श कंडीशन में उच्च मान वाला जाएगा तो क्या बनेगा? अनंत। आदर्श कंडीशन में निम्न मान वाला जाएगा तो क्या बनेगा? जीरो। क्या परीक्षा में आपके नंबर कितने आना चाहिए? अनंत। आदर्श कंडीशन तो वही है, बात है क्या होनी चाहिए? जीरो। ये मामला है। क्या आपका क्या सवाल क्या है? आप बार बार इनसे पूछ रहे हो, क्या पूछते हो? लगातार पूछ लो, कोई भी सवाल कैसा भी है पूछ लीजिए, क्योंकि अभी कोई 10-15 मिनट में वो करंट तो पूरा होगा नहीं। अमीटर वोल्ट वो तो काफी बड़ा है, तो इसलिए आपके डाउट्स कोई भी है तो पूछ लो। कोई सवाल किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रीशियन का डाउट है तो निसंकोच रूप से पूछ लीजिए। एक मिनट। एनवीएस का, हाँ, नवोदय विद्यालय के बारे में मैं आपको बता दूं, जो नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी में बता दिया कितने कितने पदों की आएगी। उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, खाली पदों के विवरण दिया है, सिलेबस दिया, बाकी सब डिटेल दी उन्होंने। लाइसेंस कहां का बना रखा? हाँ भर सकते हैं, वैलिड है, वो वैलिड है। एनवीएस का अभी क्या है कि ऊपर स्थले भर्तियां आ रही है, इसलिए आपको अभी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी सारी वैकेंसियों के अंतर्गत है। एक्सपीरियंस तो ठेकेदार का भी चलता है, कोई कंपनी का भी चलता है, शॉप का भी चलता है, सर्विस सेंटर का भी चलता है। और सर्विस सेंटर का सबसे ज्यादा अच्छा है। सर्विस सेंटर का ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि उनको वहां पर स्कूल में पंखे और लाइटें तो ठीक करवानी है। एनवीएस में इलेक्ट्रीशियन का कार्य क्या है? जनरेटर बंद हो गया, को वापस चेक करो, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं चल रही, स्कूल में तो यही काम है। स्कूल में और इलेक्ट्रीशियन का क्या काम होगा? आप सिंपल खुद सोचो ना। तो उसमें होता है कि कोई उपकरण लाया, उसका इंस्टॉलेशन करना। जैसे मान लो वो फ्रिज लेके आए हैं या फिर वो वाटर कूलर लेके आए हैं, तो उनका, या फिर कोई भी उपकरण है उसका इंस्टॉलेशन करना। कोई गड़बड़ हो गई, उस भाग को सही करना। एकदम से बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है कि आप देखोगे कि स्कूल में एक विंग में सप्लाई जा नहीं रही है, तो आप एमसीबी वगैरह चेक करोगे, और एमसीबी गड़बड़ है तो दूसरी लाकर एमसीबी बदलोगे। तो ये कार्य इलेक्ट्रीशियन का ही हुआ ना भाई। ये एनवीएस है, ये एनवीएस में करना पड़ता है। नवोदय विद्यालय है, हाँ, नवोदय विद्यालय में करना पड़ता है। नवोदय विद्यालय में क्या होता है? नवोदय विद्यालय सबसे अच्छी सुविधा के साथ पढ़ाने वाला विद्यालय है, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारा जाता है। बहुत अच्छे स्कूल का सिस्टम होता है, हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी होती है, और वहां पर उनके हर एक जो कर्मचारी है जो फिक्स्ड, परमानेंट और सही सिस्टमेटिक होना अनिवार्य होता है। और वो किसी भी प्रकार से विद्यार्थी उन चीजों से परेशान न हो, इसलिए स्कूल के अंतर्गत हर एक स्कूल में न्यूनतम तो 2 इलेक्ट्रीशियन वो रखते ही रखते हैं, क्योंकि इतनी सारी स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, इतनी हॉस्टलें भी होती है, और हर एक चीज को ध्यान रखना पड़ता है। तो एक में तो कभी कमी रखेंगे नहीं, एक तो रखने अनिवार्य है। उनके 2 तक का प्रावधान होता है। उसमें भी ये होता है कि आपसे यदि जो मरम्मत होने योग्य है वो तो सारी चीज मरम्मत करो। जो कई चीज, जैसे मान लो एमसीबी खराब ही हो गई तो वो तो दूसरी लानी पड़ेगी ना, तो वो फिर एमसीबी की आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी। लेकिन चीजें बाधित नहीं होनी चाहिए, तो उसमें फंड आता अच्छा खासा। एनवीएस स्कूल में पैसा आता है गवर्नमेंट से, सैनिक स्कूल में पैसा आता है गवर्नमेंट से, आरएमएस स्कूल में पैसा आता है गवर्नमेंट से, तो वहां से ही चलता है।
एक आईटीआई की हुई हो इलेक्ट्रीशियन में, 10वीं पास हो और 2 साल का उसको तजुर्बा हो, कोई काम करने का एक्सपीरियंस हो। डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते हैं, ये आईटीआई वालों की वैकेंसी थी तो आईटीआई वाले भर सकते हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका सर्विस सेंटर का भी चलता है, ठेकेदार के साथ करे वो भी सर्विस सेंटर में आता है, और दुकान का भी चलता है, जहां एज ए वायरमैन, एज ए इलेक्ट्रीशियन, एज ए प्लम्बिंग का कार्य या इंस्टॉलिंग का कार्य या रिपेयर का कार्य किया हो। मतलब टीचिंग का नहीं चलता है। ऐसा नहीं मैंने स्कूल पढ़ाया उसने कहा मेरे क्या काम आएगा, मेरे तो पंखा ठीक कराना है। तो उनको क्या प्रैक्टिकली अप्रोच वाला चाहिए। उसके बाद वहां पर एक प्रैक्टिकली टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट नाम है उसका। स्किल टेस्ट में वो पूछा, किसने दिया? आपने दिया। क्या पूछा आपसे? वायरिंग। मतलब जनरल वही करेंगे जो आपको वहां काम आएगा, वही करवाएंगे वो, ठीक है। क्या हुआ? अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट क्या हुआ? देखो पहली बात तो ऐसा है कि अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट तेरा 1 साल का है, और दूसरी बात है वहां चलेगा भी नहीं। और मैंने आपको 2 साल का पहले बताया है, ये पूरी लाइन तो यही हुई ना भाई, है? रेलवे अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? रेलवे में अप्रेंटिस करने का मतलब आपने रेलवे के अंदर काम करने का अनुभव प्राप्त किया है। अरे आवाज मत करो, एकदम चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूं ना। रेलवे में काम करने अनुभव प्राप्त किया है, उसके लिए स्पेशल छूट दी जाती है रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती में। ग्रुप डी की भर्ती में 20% पद दिए जाते हैं अप्रेंटिस को, 20% दिए जाते हैं एक सर्विसमैन को। 20 अब 30 कर दिया होगा, पता नहीं। हाँ 30 कर दिया होगा। अप्रेंटिस को वो दिए जाते हैं ग्रुप डी में, बाकी कहीं फायदा नहीं है। और रेलवे के अप्रेंटिस का फायदा केवल रेलवे में, और वो भी ग्रुप डी में। तूने सारा कर रखा है। अप्रेंटिस होता है 1 साल का, 1 साल ही करना होता है। काम करवाते हैं आपसे। पहली बात, अप्रेंटिस का मतलब ही है आपको पूरा रेलवे का काम सिखा रहे हैं, पूरा काम करवा रहे हैं। हाँ तो काम करवाते हैं। हाँ छड़ना ही पड़ता है, वो काम करवाते हैं भाई। वो अप्रेंटिस का मतलब होता है कि आपको ग्रुप डी में फायदा मिलेगा। और कोई सवाल? क्या हुआ? भूख लग रही है, वो तो सबको ही लग रही है भाई, ये तो कोई बहुत बड़ा इश्यू है नहीं ना। ठीक है।